नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशनल समरीज चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं किताब द ओवरथिंकिंग क्योर के बारे में, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच की उलझनों से बाहर निकलकर एक हल्का, शांत और प्रेरणादायक जीवन जी सकते हैं। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके दिमाग में हर बात पर बार-बार विचार आते रहते हैं और ये आपको थका देता है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपकी ताकत बने, आपकी कमजोरी नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है, इसके पीछे के कारण क्या है और सबसे अहम, कैसे हम इसे रोक सकते हैं और अपने जीवन में शांति, क्लैरिटी और फोकस ला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरक और मोटिवेशनल किताबों की समरीज पा सकें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दी ओवरथिंकिंग क्योर हमें क्या सिखाती है। अध्याय 1, ओवरथिंकिंग की जड़ें और दिमाग का जाल। हम सभी के दिमाग में रोजाना हजारों ख्याल आते हैं। कभी पुराने अनुभवों की गूंज, कभी भविष्य की अनिश्चितता का डर, तो कभी छोटी सी बात का इतना विश्लेषण कि नींद उड़ जाए। यही आदत धीरे धीरे ओवरथिंकिंग में बदल जाती है। ओवरथिंकिंग केवल सोचने का नाम नहीं है, बल्कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें इंसान किसी भी परिस्थिति को बार बार अपने दिमाग में घुमाता रहता है, चाहे वो समस्या हल करने योग्य हो या नहीं। दिमाग लगातार उसी पर घूमता रहता है और इंसान फंस जाता है एक अदृश्य जाल में। इस जाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे पकड़ने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता, बल्कि यह पूरी तरह हमारे अपने दिमाग की देन है। हम मानते हैं कि ज्यादा सोचने से हम और बेहतर निर्णय लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं, बल्कि कंफ्यूजन बढ़ता है। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर गहराई को नापना चाहे। जितनी देर तक वो पानी को देखेगा, उतना ही डर और असमंजस उसके भीतर बढ़ेगा। ओवरथिंकिंग की जड़ें अक्सर अनिश्चितता, डर और नियंत्रण की चाह में होती हैं। इंसान हर चीज को अपने हिसाब से देखना और पाना चाहता है, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। जब इंसान यह स्वीकार नहीं कर पाता, तो उसका दिमाग लगातार क्या होगा अगर वाले सवाल पूछता रहता है। ये सवाल कभी खत्म नहीं होते और इंसान थकान और बेचैनी से भर जाता है। इस आदत का असर केवल मानसिक स्तर पर नहीं होता, बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग लगातार ओवरथिंक करते हैं, उनके दिमाग में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे नींद की गड़बड़ी, पेट की समस्याएं, सिर दर्द और यहां तक कि दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी ओवरथिंकिंग कोई मामूली आदत नहीं, बल्कि यह धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारी सेहत और हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। ओवरथिंकिंग की एक और बड़ी समस्या है इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी। जब हम दिमाग में किसी बात को बार बार सोचते हैं, तो हमें लगता है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हम केवल दिमाग की ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। सोचने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। बार बार एक ही स्थिति को दोहराना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान गाड़ी को बार बार स्टार्ट करे, लेकिन एक्सेलरेटर दबाने के बजाय क्लच ही पकड़े रहे। गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी, इंजन केवल जलता रहेगा। अब सवाल है, यह आदत पैदा कैसे होती है? अक्सर बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हर काम सोच समझकर करना चाहिए, गलती करने से डरना चाहिए। सोचो फिर करो, एक सही सलाह है, लेकिन जब यह सलाह हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो इंसान करो तक पहुंच ही नहीं पाता और सोचो के चक्रव्यूह में फंस जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ही परफेक्शनिस्ट होता है। उन्हें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो, तब तक निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन यह परफेक्शन कभी आता ही नहीं और इंसान वहीं अटका रहता है। ओवरथिंकिंग एक इनविजिबल थीफ की तरह है। यह हमारी शांति चुरा लेता है, हमारी क्रिएटिविटी को दबा देता है और हमें वर्तमान में जीने से रोक देता है। सोचिए, जब भी हम ज्यादा सोचते हैं, तो या तो अतीत में फंसे रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, या भविष्य की चिंता करते हैं,
अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? इन दोनों में से कोई भी स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। फिर भी हमारा दिमाग इन दोनों की चिंता में उलझकर वर्तमान के खूबसूरत पलों को गंवा देता है। इसलिए पहला कदम है इस जाल को पहचानना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ओवरथिंकिंग हमारे जीवन का दुश्मन है, तब तक हम इससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इंसान अक्सर अपने भीतर की समस्याओं को अनदेखा करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपनी सोच की आदतों को नहीं बदलते, तब तक बाहरी दुनिया की कोई भी सफलता हमें संतोष नहीं दे सकती। ओवरथिंकिंग को समझना ऐसा ही है जैसे आप अपने कमरे में जाले देखते हैं। अगर आप केवल मक्खियों को भगाने में लगे रहेंगे, तो जाले बने ही रहेंगे। असली समाधान तभी है जब आप उन जड़ों को काटें जहां से जाले बनते हैं। यही इस किताब का मकसद है, ये दिखाना कि कैसे हम अपने दिमाग के बनाए जालों से बाहर निकल सकते हैं और अपनी सोच को अपनी ताकत बना सकते हैं, न कि अपनी कमजोरी। अध्याय 2, नेगेटिव पैटर्न्स और उनका असर। जब इंसान बार बार किसी बात को सोचता है, तो उसका दिमाग केवल थकता ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसमें नेगेटिव पैटर्न्स बनने लगते हैं। ये पैटर्न्स ऐसे होते हैं जैसे किसी खेत में रोज एक ही रास्ते पर चलने से पगडंडी बन जाती है। शुरुआत में दिमाग किसी नई समस्या पर हल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वह उसी ढर्रे पर चलना सीख लेता है और आदत बना लेता है। यही आदत इंसान को बार बार उसी तरह की सोच में धकेल देती है, भले ही परिस्थिति बदल गई हो। नेगेटिव पैटर्न्स की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इंसान छोटी सी बात को भी बड़ा मुद्दा बना लेता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको जवाब देने में देर कर दी, तो तुरंत दिमाग ये सोचने लगता है, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, अब रिश्ते में दरार आ जाएगी। जबकि सच्चाई ये हो सकती है कि सामने वाला केवल व्यस्त हो। लेकिन नेगेटिव पैटर्न से घिरे इंसान को हमेशा सबसे बुरी संभावना ही सबसे पहले याद आती है। ये पैटर्न्स धीरे धीरे हमारी सेल्फ इमेज पर हमला करते हैं। बार बार नेगेटिव सोचने से इंसान का आत्मविश्वास गिरने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो दूसरों के लायक नहीं है, शायद वो हर बार गलत ही करता है, शायद वो खुश रहने का हकदार नहीं है। ये सोच जीवन को धीरे धीरे अंधकारमय बना देती है। नेगेटिव पैटर्न्स का असर केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक भी होता है। जब इंसान बार बार एक ही बात पर अटका रहता है, तो वह दूसरों से खुलकर बातचीत नहीं कर पाता। वो या तो हर बात में शक करने लगता है, या फिर इतनी चिंता करता है कि लोगों से दूरी बना लेता है। रिश्तों में तनाव बढ़ने लगता है और धीरे धीरे इंसान अकेला पड़ जाता है। दिमाग की खासियत यह है कि यह उसी दिशा में और तेजी से काम करता है, जिस दिशा में हम उसे बार बार लगाते हैं। यानी अगर हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं, तो दिमाग में वही कनेक्शंस मजबूत होते जाते हैं। न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरल पाथवेज कहा जाता है। हर बार जब हम नकारात्मक ढंग से सोचते हैं, तो वो रास्ता और गहरा होता जाता है और दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ना और मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव पैटर्न्स एक और खतरनाक चीज पैदा करते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस। यानी इंसान इतना सोचता है कि वो कोई निर्णय ही नहीं ले पाता, चाहे बात करियर की हो, रिश्तों की हो या किसी साधारण खरीदारी की। ओवरथिंकिंग की वजह से हर विकल्प भारी लगने लगता है। जैसे ही इंसान एक विकल्प चुनने की सोचता है, उसे दूसरे विकल्प में खोई संभावनाएं डराने लगती है। नतीजा यह होता है कि वह वहीं खड़ा रह जाता है और मौका हाथ से निकल जाता है। इन पैटर्न्स का असर हमारी क्रिएटिविटी पर भी पड़ता है। सोचिए, अगर किसी कलाकार को हर बार यह सोचना पड़े कि उसकी पेंटिंग पर लोग हंसेंगे या नहीं, तो वो कभी ब्रश उठाएगा ही नहीं। यही बात हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब हम लगातार नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचते रहते हैं, तो हम कोशिश ही नहीं करते और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। नेगेटिव पैटर्न्स की एक और विशेषता है कि ये डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करते हैं। यानी अगर सुबह उठते ही किसी बात पर नकारात्मक सोचना शुरू किया, तो वह पूरा दिन उसी टोन में गुजरने लगता है। एक छोटी सी गलती इंसान को अपनी पूरी पहचान पर शक करने पर मजबूर कर देती है। मैं देर से उठा, इसका मतलब मैं आलसी हूं।
मैं एक काम सही से नहीं कर पाया, इसका मतलब मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये सोच इंसान को वास्तविकता से काट देती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि नेगेटिव पैटर्न्स जन्मजात नहीं होते। ये समय और अनुभव के साथ बनते हैं और इन्हें बदला भी जा सकता है। ये समझना जरूरी है कि हर विचार सच नहीं होता। हमारे दिमाग में जो भी आता है वो केवल एक थॉट है, न कि वास्तविकता। फर्क तब पड़ता है जब हम उसे पकड़कर सच मान लेते हैं। इसलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानना सीखें। जब तक इंसान यह नहीं जानता कि उसके दिमाग में किस तरह के पैटर्न बार बार उभर रहे हैं, तब तक वो उन्हें बदल भी नहीं सकता। हर बार जब आप खुद को एक ही तरह की सोच में उलझा हुआ पाए, तो रुककर पूछें, क्या यह विचार तथ्य है या केवल डर? यही सवाल धीरे धीरे उस पैटर्न की पकड़ को कम करने लगता है। नेगेटिव पैटर्न्स को समझना और उनसे बाहर आना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। और जब इंसान इनसे बाहर निकलना सीख जाता है, तभी वो सच में खुद को हल्का और मुक्त महसूस करता है। तभी वह समझ पाता है कि जिंदगी केवल सोचने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। अध्याय 3, कंट्रोल से ज्यादा अवेयरनेस का महत्व। ओवरथिंकिंग की सबसे गहरी जड़ है हर चीज पर नियंत्रण, कंट्रोल रखने की चाह। इंसान चाहता है कि हर परिस्थिति उसके हिसाब से चले, हर नतीजा उसकी उम्मीद के अनुसार निकले और कोई भी चीज उसके हाथ से फिसले नहीं। यही चाह धीरे धीरे तनाव और चिंता का कारण बन जाती है। क्योंकि सच तो ये है कि जीवन में बहुत सी बातें हमारे हाथ में होती ही नहीं। जब इंसान कंट्रोल की कोशिश करता है, तो उसका दिमाग लगातार गणना करता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर वैसा हुआ तो वो करूंगा। ये एंडलेस प्लानिंग इंसान को शांत करने के बजाय और उलझा देती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का जॉब इंटरव्यू है, तो कंट्रोल चाहने वाला व्यक्ति हर संभावित सवाल की रिहर्सल्स करेगा, हर जेस्चर को सोच कर तय करेगा। लेकिन जब असल स्थिति सामने आती है, तो अक्सर हालात अलग होते हैं और दिमाग भटक जाता है। यही कारण है कि कंट्रोल की चाह हमें मजबूत करने के बजाय कमजोर कर देती है। यहीं पर आती है अवेयरनेस की ताकत। अवेयरनेस यानी सचेतनता का मतलब ये है कि हम यह स्वीकार करें कि कौन सी चीजें हमारे हाथ में हैं और कौन सी नहीं। जब हम इस फर्क को समझ लेते हैं, तो हमारी सोच हल्की होने लगती है। अवेयरनेस हमें यह सिखाती है कि जीवन को फोर्स करने के बजाय उसे ऑब्जर्व करो, महसूस करो और उसी के अनुसार कदम बढ़ाओ। अवेयरनेस और कंट्रोल में फर्क समझने के लिए इसे ऐसे सोचें, आप नदी में नाव चला रहे हैं। कंट्रोल चाहने वाला इंसान यह कोशिश करेगा कि पानी की हर लहर को रोक ले और हवा की दिशा बदल दे, लेकिन यह असंभव है। अवेयरनेस वाला इंसान यह देखेगा कि लहरें कहाँ जा रही हैं और हवा किस दिशा में बह रही है, फिर उसी के अनुसार अपनी नाव को मोड़ेगा। यही बुद्धिमानी है। ओवरथिंकिंग हमेशा इस वजह से बढ़ता है कि हम अपने दिमाग को हर परिस्थिति का मालिक मान लेते हैं। लेकिन जब हम अवेयरनेस में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा दिमाग केवल एक टूल है, मालिक नहीं। अवेयरनेस हमें अपनी सोच से दूरी बनाना सिखाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सोचते ही ना रहें, बल्कि यह है कि हम अपनी सोच को पहचानें और तय करें कि किसे महत्व देना है और किसे छोड़ देना है। अवेयरनेस का एक बड़ा फायदा यह है कि यह हमें वर्तमान क्षण में वापस लाती है। ओवरथिंकिंग हमेशा या तो अतीत में होता है या भविष्य में। अवेयरनेस हमें सिखाती है कि इस पल में क्या हो रहा है, उसे देखो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी डिसीजन को लेकर चिंतित हैं, तो अवेयरनेस आपको रुककर यह पूछने पर मजबूर करेगी, अभी, इस समय, मेरे सामने क्या सच है? यह सवाल आपको उन अनगिनत काल्पनिक सिनेरियो से बाहर निकालकर वास्तविक स्थिति में लाता है। कंट्रोल का जाल इतना मजबूत होता है कि इंसान यह भी मान लेता है कि उसकी चिंता करना दूसरों की मदद करने का तरीका है। जैसे, अगर माता पिता लगातार अपने बच्चों के बारे में ओवरथिंक करते रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे उनकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह केवल उनके खुद के दिमाग में बोझ पैदा कर रहा है। अवेयरनेस उन्हें यह सिखाती है कि बच्चों के जीवन में वे जितना कर सकते हैं उतना करें, लेकिन हर परिस्थिति पर कब्जा करने की कोशिश न करें। अवेयरनेस एक तरह की मानसिक ईमानदारी है। यह हमें यह स्वीकार करने पर मजबूर करती है कि
मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। यह स्वीकारोक्ति आसान नहीं है, क्योंकि ईगो हमेशा चाहता है कि वह सबका मालिक बने। लेकिन जैसे ही हम यह स्वीकार करते हैं, वैसे ही हमारे भीतर से एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। यही शांति ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। आसान भाषा में कहें तो अवेयरनेस हमें लेटिंग गो सिखाती है। छोड़ना यानी हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना कि हर चीज पर पकड़ बनाना जरूरी नहीं है। जब हम कुछ चीजों को बहने देते हैं, तो दिमाग में जगह खाली होती है और उसी जगह पर क्लैरिटी और क्रिएटिविटी जन्म लेती है। एक व्यावहारिक उदाहरण लें। मान लीजिए आपको किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी करनी है। कंट्रोल माइंडसेट आपको लगातार यह सोचने पर मजबूर करेगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर बॉस नाखुश हुआ तो, अगर क्लाइंट को पसंद नहीं आया तो। अवेयरनेस माइंडसेट आपको यह सिखाएगा, अभी मेरे पास इतना समय और इतने रिसोर्सेज हैं, मैं इनका सबसे अच्छा उपयोग कर सकता हूं। भविष्य का नतीजा मेरे हाथ में नहीं है। ये सोच आपको हल्का भी करेगी और काम पर फोकस भी दिलाएगी। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि ओवरथिंकिंग को हराने का तरीका कंट्रोल नहीं, बल्कि अवेयरनेस है। अवेयरनेस हमें यह दिखाती है कि जीवन को हमें पकड़े बेचना नहीं, बल्कि उसके साथ चलना है। यही सच्चा संतुलन है। अध्याय 4, फोकस, क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग की ताकत। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमारी फोकस करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। जब दिमाग लगातार अलग-अलग दिशाओं में भागता रहता है, तो इंसान किसी एक काम पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। यही कारण है कि कई लोग घंटों मेहनत करने के बाद भी महसूस करते हैं कि उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। असल में उनका समय मेहनत में नहीं, बल्कि विचारों के भटकाव में चला जाता है। फोकस वह ताकत है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। लेकिन फोकस तभी आता है जब हमारे भीतर क्लैरिटी हो। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, तो हमारा दिमाग हर छोटी सी बात पर उलझेगा और बार बार सोचने की आदत मजबूत होती जाएगी। ओवरथिंकिंग दरअसल क्लैरिटी की कमी का नतीजा है। जब इंसान को अपने लक्ष्य या निर्णय स्पष्ट नहीं होते, तो वह बार बार सवाल करता है, क्या यह सही होगा या फिर वह बेहतर होगा। यही दोराहा उसे थका देता है। क्लैरिटी का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट समझ। जब इंसान जानता है कि उसे किस दिशा में जाना है, तो उसके दिमाग को भटकने की जरूरत ही नहीं रहती। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को यह तय है कि उसे परीक्षा पास करनी है और उसके पास तैयारी की एक ठोस योजना है, तो वह ज्यादा सोचने में समय नहीं गवाएगा। इसके उलट, अगर छात्र के पास कोई योजना नहीं है, तो वह हर दिन सोचता रहेगा, कहां से शुरू करूं, कितना पढूं, क्या मैं समय पर सिलेबस खत्म कर पाऊंगा। यही उलझन उसे थका देती है। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता क्लैरिटी और फोकस से ही जन्म लेती है। बहुत से लोग इसलिए ओवरथिंक करते रहते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर गलत फैसला हुआ तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में कोई भी निर्णय आखिरी नहीं होता। हर निर्णय हमें एक नया अनुभव देता है और नए रास्ते खोलता है। गलत निर्णय भी हमें कुछ सिखाकर सही दिशा में ले जा सकता है। लेकिन ओवरथिंकिंग करने वाला व्यक्ति निर्णय लेने से पहले ही हार मान लेता है और यहीं से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सोचिए, अगर आप किसी रास्ते पर खड़े हों और 5 अलग-अलग गंतव्यों की ओर जाने वाले रास्ते आपके सामने हों, तो ओवरथिंकिंग आपको वहीं खड़ा रखेगा। आप हर रास्ते की अच्छाई और बुराई सोचते रहेंगे, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। जबकि डिसीजन लेने वाला व्यक्ति किसी एक रास्ते पर चल देगा। भले ही वह रास्ता कठिन निकले, लेकिन चलते चलते उसे नए रास्ते मिलेंगे और वह कहीं ना कहीं पहुंचेगा। वहीं खड़े रहने से कहीं पहुंचना संभव ही नहीं है। फोकस और क्लैरिटी पाने का एक व्यावहारिक तरीका है प्रायोरिटीज तय करना। जब हम हर चीज को बराबर महत्व देने लगते हैं, तो हमारा दिमाग उलझ जाता है। लेकिन जैसे ही हम तय कर लेते हैं कि हमारे लिए अभी सबसे जरूरी क्या है, हमारा दिमाग उसी दिशा में ऊर्जा लगाने लगता है। यही क्लैरिटी ओवरथिंकिंग को कम करती है। डिसीजन मेकिंग को आसान बनाने के लिए एक और तरीका है सीमित विकल्प चुनना। जितने अधिक विकल्प होंगे, उतनी ही ज्यादा उलझन होगी।
इसे साइकोलॉजी में पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहा जाता है। जब विकल्प अनगिनत हों, तो दिमाग लगातार तुलना करता रहता है और संतुष्टि कम होती जाती है। लेकिन जब हम अपने विकल्प सीमित कर लेते हैं, तो निर्णय लेना सरल और तेज हो जाता है। क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग हमें एक और बड़ी चीज देते हैं, आत्मविश्वास। जब हम बार बार सोचते रहते हैं, तो अंदर से हमें लगता है कि हम कमजोर हैं और सही फैसला नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ही हम निर्णय लेकर कदम बढ़ाते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास धीरे धीरे ओवरथिंकिंग की पकड़ ढीली कर देता है। फोकस, क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग का असली जादू तब दिखता है जब हम उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। मान लीजिए, किसी व्यक्ति को सुबह तय करना है कि वह पूरे दिन क्या करेगा। अगर वह बिना योजना के दिन शुरू करता है, तो हर घंटे वह उलझा रहेगा। अब क्या करूं? पहले यह करूं या वो? यही सोच उसका समय बर्बाद करेगी। लेकिन अगर उसने सुबह ही तय कर लिया कि पहले कौन सा काम करना है और कब तक खत्म करना है, तो उसका पूरा दिन सहजता से बीतेगा। यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि फोकस और क्लैरिटी अपने आप नहीं आते। इनके लिए इंसान को डिसिप्लिन और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है कि वह हर समय चारों ओर भटकने के बजाय एक ही दिशा में टिका रहे। और यह तभी संभव है जब हम छोटे छोटे निर्णय रोज लें और उन्हें निभाएं। इस अध्याय का सार यही है कि ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का असली रास्ता कंट्रोल की कोशिश में नहीं, बल्कि क्लैरिटी, फोकस और निर्णय लेने की हिम्मत में छिपा है। जितनी जल्दी हम यह सीख जाएं कि निर्णय लेना ही ग्रोथ का पहला कदम है, उतनी जल्दी हम दिमाग के उलझे हुए जाल से मुक्त हो जाएंगे। अध्याय 5, प्रैक्टिकल टूल्स, माइंडफुलनेस, डिटैचमेंट और रूटीन बिल्डिंग। ओवरथिंकिंग केवल एक मानसिक आदत नहीं है, यह हमारे जीवन जीने के तरीके से जुड़ा हुआ पैटर्न है। अगर इसे तोड़ना है, तो हमें केवल सोचने के स्तर पर नहीं, बल्कि व्यवहार के स्तर पर भी बदलाव लाना होगा। इसके लिए 3 ऐसे व्यावहारिक साधन हैं जो हर व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर सकता है: माइंडफुलनेस, डिटैचमेंट और रूटीन बिल्डिंग। ये तीनों मिलकर दिमाग को संतुलित करते हैं और सोच को हल्का बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइंडफुलनेस की। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा दिमाग या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि हम इस पल को महसूस करें। जब हम किसी काम या अनुभव को पूरे ध्यान से जीते हैं, तो दिमाग को अनावश्यक इधर-उधर भागने का समय ही नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना खा रहे हैं और आपका दिमाग सिमल्टेनियसली हजार चिंताओं में उलझा है, तो आपको न तो खाने का स्वाद मिलेगा और न ही पेट भरने का एहसास। लेकिन अगर आप हर निवाले को ध्यान से चखते हैं, उसकी खुशबू, स्वाद और टेक्सचर पर ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग उसी क्षण में रहेगा। धीरे धीरे यह आदत आपकी सोच को स्थिर करना शुरू कर देती है। यही माइंडफुलनेस है। हर पल को जियो और उसे गहराई से महसूस करो। दूसरा साधन है डिटैचमेंट, यानी अलगाव या दूरी बनाना। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन से भाग जाएं या दूसरों से रिश्ता तोड़ लें। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना। अक्सर हम अपने विचारों से इतने जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है वे ही हमारी सच्चाई है। लेकिन जब हम डिटैचमेंट अपनाते हैं, तो हमें समझ आता है कि विचार केवल दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वे वास्तविकता नहीं है। मान लीजिए आपके दिमाग में यह विचार आता है, मैं असफल हो जाऊंगा। डिटैचमेंट का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इसे यूं देखेगा, ठीक है, अभी मेरे दिमाग में असफलता का विचार आया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं सचमुच असफल हो जाऊंगा। ये छोटा सा बदलाव हमें ओवरथिंकिंग से बहुत दूर ले जाता है। डिटैचमेंट हमें यह शक्ति देता है कि हम विचारों को देखें, लेकिन उनमें खोए नहीं। तीसरा साधन है रूटीन बिल्डिंग, यानी दिनचर्या बनाना। हमारा दिमाग खाली समय में सबसे ज्यादा ओवरथिंक करता है। जब भी हमें स्पष्ट दिशा नहीं होती, दिमाग अपने आप बेकार के सवाल पूछने लगता है। रूटीन हमारे दिमाग को दिशा देता है और उसे व्यर्थ के विचारों से बचाता है।
रूटीन का मतलब यह नहीं कि आपका दिन रोबोट की तरह बिल्कुल तय हो, बल्कि इसका अर्थ है कि आपके पास हर दिन करने के लिए कुछ निश्चित कार्य हों। जैसे सुबह उठकर व्यायाम करना, कुछ समय किताब पढ़ना, अपने काम की प्राथमिकताएं तय करना और फिर उसी अनुसार दिन चलाना। जब इंसान की दिनचर्या मजबूत होती है, तो उसका दिमाग शांति में रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगला कदम क्या है। माइंडफुलनेस, डिटैचमेंट और रूटीन बिल्डिंग, ये तीनों साथ मिलकर दिमाग को एक नई दिशा देते हैं। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में टिकाता है, डिटैचमेंट हमें विचारों से मुक्त करता है और रूटीन हमें स्थिरता देता है। इनका अभ्यास शुरू में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे यह जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। इन साधनों की खूबसूरती यह है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपना सकता है। आपको इनके लिए किसी बड़े साधन या महंगे कोर्स की जरूरत नहीं है। केवल छोटे-छोटे अभ्यास ही काफी हैं। जैसे माइंडफुलनेस के लिए रोज 5 मिनट आंखें बंद करके सांस पर ध्यान देना। डिटैचमेंट के लिए हर विचार को लेबल देना। ये चिंता है, ये डर है, ये कल्पना है। रूटीन के लिए रोज सुबह या रात को अगले दिन की 3 प्राथमिकताएं लिखना। धीरे-धीरे ये छोटे कदम बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। इंसान पाता है कि उसका दिमाग अब उतना भागता नहीं, उसकी सोच उतनी उलझती नहीं और वह ज्यादा शांत महसूस करता है। यही असली लक्ष्य है। ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाकर दिमाग को स्थिर, हल्का और संतुलित बनाना। अध्याय 6। एक नया जीवन, ओवरथिंकिंग से आजादी। जरा सोचिए, जब हम लगातार ओवरथिंकिंग में फंसे रहते हैं, तो हमारी जिंदगी मानो रुक सी जाती है। मन हमेशा किसी न किसी उलझन में घिरा रहता है, कभी आने वाले समय को लेकर, कभी गुजरे हुए पलों को लेकर। हम घंटों बैठकर वही सोचते रहते हैं जो पहले ही हो चुका है या जो अभी हुआ भी नहीं। नतीजा ये होता है कि हम वर्तमान में जीना ही भूल जाते हैं। द ओवरथिंकिंग क्यूर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर हम सचमुच खुश रहना चाहते हैं, तो हमें दिमाग की इस बेकार की दौड़ से बाहर निकलना ही होगा। इस अंतिम अध्याय में किताब यह बताती है कि ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के बाद इंसान की जिंदगी कैसी हो सकती है और हम किस तरह से अपने दिमाग को दुश्मन नहीं, बल्कि साथी बना सकते हैं। असल में यह सिर्फ एक मानसिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। जब आप लगातार अनावश्यक सोच से आजाद हो जाते हैं, तो आपके पास अचानक ढेर सारा समय और ऊर्जा बचती है। यही ऊर्जा आपको अपने सपनों के पीछे दौड़ने, रिश्तों को गहरा बनाने और जीवन का आनंद लेने में मदद करती है। सबसे पहले जरूरी है कि हम यह समझें कि विचार हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। ओवरथिंकिंग वहीं पैदा होती है जहां हम हर विचार को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसे बार बार पलटते रहते हैं। लेकिन अगर हम यह आदत डाल लें कि विचारों को आने जाने दें, बिना उन्हें ज्यादा तवज्जो दिए, तो हमारा मन खुद ब खुद हल्का महसूस करने लगता है। यही आजादी का पहला कदम है। सोच पर नहीं, सोच की पकड़ पर काबू। दूसरा अहम पहलू है सिंप्लिसिटी, यानी सादगी। किताब हमें याद दिलाती है कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अपनी सोच को अनावश्यक रूप से जटिल बना देते हैं। छोटी सी बात को भी इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह बोझ बन जाती है। लेकिन जब हम सादगी से जीना सीख जाते हैं, मतलब सीधी बातें करना, सीधे फैसले लेना और सीधी भावनाओं को स्वीकारना, तो ओवरथिंकिंग की जमीन ही बंजर हो जाती है। ये सादगी जीवन को आसान बना देती है और हमें लगातार शांति का एहसास कराती है। एक और जरूरी बात जो इस अध्याय में सामने आती है, वह है साहस और कार्रवाई, करेज एंड एक्शन। ओवरथिंकिंग अक्सर हमें वहीं रोक देती है जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम सोचते रहते हैं कि अगर यह हुआ तो, अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। इन सवालों का कोई अंत नहीं है। लेकिन किताब ये कहती है कि अगर आप इंतजार करते रहे कि सब कुछ बिल्कुल सही हो जाए, तभी कदम बढ़ाएंगे, तो शायद कभी भी शुरुआत न कर पाए। आजादी वहीं से मिलती है जब हम सोचने से ज्यादा करने लगते हैं। कार्रवाई ही ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। अब बात आती है सेल्फ ट्रस्ट, यानी आत्मविश्वास की। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तो उसे हर स्थिति के लिए पहले से 100 योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह जानता है कि चाहे जैसा भी हालात आए,
वह उसका सामना कर लेगा। यही भरोसा ओवरथिंकिंग को खत्म कर देता है, क्योंकि फिर दिमाग हर समय यह नहीं सोचता कि अगर ऐसा हुआ तो क्या, बल्कि यह कहता है जो होगा मैं देख लूंगा। अंत में किताब ये सिखाती है कि ओवरथिंकिंग से मुक्त जीवन सिर्फ हल्का और शांत नहीं होता, बल्कि रचनात्मक और आनंदमय भी होता है। जब मन विचारों की भीड़ से खाली हो जाता है, तो उसी जगह नए आइडिया, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा जन्म लेती है। तब इंसान सचमुच जीना शुरू करता है, हर पल का आनंद लेते हुए, अपने रिश्तों को गहराई से जीते हुए और अपने सपनों को पूरे विश्वास के साथ पीछा करते हुए। यही है वह जीवन जो हर कोई जी सकता है, अगर वह ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकल आए। इस तरह द ओवरथिंकिंग क्यूर का निष्कर्ष यही है कि ओवरथिंकिंग कोई लाइलाज आदत नहीं है। ये केवल एक पैटर्न है, जिसे हम पहचान कर, बदल कर और सही दिशा देकर खत्म कर सकते हैं। और जब ये पैटर्न टूटता है, तो हमारे सामने एक नई दुनिया खुल जाती है, जहां मन हल्का है, आत्मा संतुष्ट है और जीवन सच्चे मायनों में सुंदर है। दोस्तों, आज हमने जाना कि ओवरथिंकिंग केवल सोचने की आदत नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा बाधक बन सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। अगर हम अपने दिमाग को पहचानें, नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ें, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस अपनाएं, क्लैरिटी और फोकस बनाएं और खुद पर विश्वास रखें, तो हम ओवरथिंकिंग के जाल से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं। याद रखिए, हर निर्णय, हर छोटा कदम और हर क्षण जब आप पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, वही आपको मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। अपनी सोच को नियंत्रित करने का मतलब है अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना। और जब आप ये सीख जाते हैं, तो हर दिन, हर पल आपके लिए आसान, हल्का और प्रेरणादायक बन जाता है। तो आज से ही इस सीख को अपने जीवन में उतारें। हर बार जब आप खुद को ओवरथिंक करते हुए पाइए, रुकें, सांस लें और ध्यान दें कि क्या यह विचार आपके लिए उपयोगी है या बस आपका दिमाग उलझा रहा है। यही छोटी-छोटी आदतें आपको आज़ादी की ओर ले जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमारे मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह ज्ञान साझा करें, ताकि वे भी ओवरथिंकिंग से मुक्त होकर एक हल्की और खुशहाल जिंदगी जी सकें। धन्यवाद दोस्तों। और याद रखें, सोचें कम, जिएं ज्यादा और हर पल का आनंद लें।